Madam, if you don't mind, I'm asking you. धक्का ये जोर से क्या चुक रहा है डॉक्टर पकड़ बैठे तो पकड़ तो बोलो ये बड़ा न्यूरोलॉजिकल इवेंट है, बच्चों की न्यूरोलॉजी का इवेंट है, न्यूरोपीडियाट्रिक्स। ये नई स्पेशलिटी है ऑल ओवर द कंट्री। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं 80s में हार्डली कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट कंट्री में था, आज समूह है। इनफैक्ट ये बड़ी रेयर स्पेशलिटी है। और न्यूरोलॉजी मीटिंग जो श्रीनगर में अभी हो रही है ये 89 के बाद हो रही है। बिग मीटिंग एक हुई थी वर्ल्ड कांग्रेस न्यूरोलॉजी का सैटेलाइट सिंपोजियम शेर कश्मीर कन्वेंशन कम्प्लेक्स में 89 में हुआ था। तो उसके बाद अब ये हो रहा है एंड इट इज़ अ बिग इवेंट फॉर एवरीबडी, फॉर पीडियाट्रिक्स हियर, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के लिए भी और डॉक्टरों के लिए भी। एंड बड़ा देयर इज़ अ फीस्ट ऑफ नॉलेज यहाँ हो रहा है। देखिए जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट्स या इनमें ये बड़े इम्पल्सिव होते हैं, इनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ग्रोथ रैपिडली होता है और इनका एक्सपोजर जैसे होम में अगर गलत हो सकता है, स्कूल में अगर एक्सपोजर गलत हो सकता है, फ्रेंड सर्कल ठीक ना हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन सोसाइटी दे कैन have lot of issues और प्रेशर ऑफ स्टडीज से हो सकता है, और वायलेंस अराउंड हो कंट्री में, सिटी में, इससे भी काफ़ी असर हो सकता है। और एक्सेसिव स्क्रीनिंग से भी हो सकता है, द इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो आजकल है उससे भी बच्चों में तनाव पड़ा। ये कॉन्फ्रेंस कल भी थी, आज भी, और कल हाफ डे तक होगी। और हर एक डिसऑर्डर जो ब्रेन का है बच्चों में, से इन्फेक्शंस हैं, एपिलेप्सीज हैं, स्ट्रोक्स हैं, डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिज्म है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स है, ये सब डिस्कस हो रहे हैं यहाँ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी में ऐसे ही बता सकते हैं। एक्सेसिव यूज़ इज़ बैड, इससे इनके बैड हैबिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल गेम्स का एडिक्शन हो सकता है, गैम्बलिंग का एडिक्शन हो सकता है, नींद में काफ़ी बाधा आ सकती है, पढ़ाई में बाधा आ सकती है। आई थिंक ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन ओवरऑल एवरीबडी नोज इज़ बैड, मगर ये भी ज़रूरी है इस्तेमाल करना, क्योंकि पढ़ाई शढ़ाई भी इसी से होती है। देखा गया 1, 2, 2.5 घंटे दिन में अगर बच्चे इस्तेमाल करें, दैट इज़ द अपर लिमिट, बियॉन्ड दैट इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी जो अलग से एक सब स्पेशलिटी बन चुकी है न्यूरोलॉजी की। हमारे यहाँ जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों में कॉमन है, और हमारे रोज़मर्रा के एडमिशन में कम से कम 10 से 15% बच्चे जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो ये काफ़ी सालों से दिमाग में चल रहा था कि नेशनल लेवल की एक हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस हो और उसमें वर्कशॉप्स हों, ताकि हमारे डॉक्टर्स हैं JNK उनको ट्रेनिंग मिले, उनकी नॉलेज अपडेट हो, और ये नॉलेज शेयर हो कि जब वापस जाएगी तो अल्टीमेटली हमारे पेशेंट्स का बेटर ट्रीटमेंट होगा, और उनकी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। मैं आपको बता रहा हूँ डेली OPD में ये जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेरेब्रल पाल्सी है, सीजर डिसऑर्डर्स हैं, डी माइंड डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरल डिसऑर्डर्स हैं, हर रोज़ हम ये बच्चे देखते हैं। और 50, सैकड़ों के हज़ार में तादाद में OPD में तो आते हैं, लेकिन एडमिशन में कम से कम 10 से 15% बच्चे जो हमारे वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का ही शिकार होते हैं, जिसमें काफ़ी खर्चा भी आता है। तो ऐसा क्या होता है, जब हम यहाँ वर्कशॉप्स करते हैं तो सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, कैसे हम अपने पेशेंट को बेनिफिट दें, कैसे हम उनके अननेसेसरी दवाएं ना लिखें, कैसे हम ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि एक पेशेंट के साथ जब इंटरेक्ट करोगे तो उनकी माली हालत भी देखते हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो वो पेशेंट को जाए, और जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनके इश्यूज़ हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले कैसे आगे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर सबा, वो शी शुड प्रेजेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू डॉक्टर रमेश, नेशनल कोऑर्डिनेटर न्यूरोलॉजी चैप्टर का। और ये जो इवेंट हो रहा है ये
एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस है एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का, और ये साल में एक बार होता है। के लिए डॉक्टर मुजफ्फर साहब और डॉक्टर खुर्शीद जी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी है और बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ करी है। और पूरे भारतवर्ष से, पूरे देश से करीब करीब 180 फैकल्टीज़ यहाँ आए हुए हैं अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। और न्यूरोलॉजी में अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके ऊपर और अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बताएं और उसको उपलब्ध कराएं। ये आने वाले हर साल होता है, हर साल होता है। हो सकता है कि अगले साल ये आगरा में हो और उसके बाद पुणे में हो। नहीं, डिप्रेशन तो बहुत सारी चीज़ों में, कोविड के बाद बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। कोविड के बाद मोटापा बढ़ गया है, कोविड के बाद डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने में आया है। टीवी कल्चर बढ़ गया है, मोबाइल लगातार देखना है, ये सब कारण डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। इस पे बहुत सारी विशेष चर्चा इस दौरान होगी। अटेंशन डेफिसिट हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, और भी उससे संबंधित कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये का बढ़ना। क्योंकि बच्चे को जो टाइम खेलने में लगता है, शारीरिक कसरत होनी चाहिए, वो नहीं होती। वो बैठे रहता है 24 घंटा घर में बैठे रहेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, वेबिनार हो रहे हैं, उनकी टीचिंग उसी में हो रही है। हो सकता है कि अब शायद थोड़ा कम हो, चूँकि फिजिकली शुरू हो चुका है वो। हम चाहेंगे कि एक तो मोबाइल और टीवी का स्क्रीन टाइम जो है कम हो, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो। अच्छी तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से बच्चा अच्छा रहेगा, चलने उठने बैठने में, समझने में और आगे बढ़ने में बहुत सहायता करेगा। डॉक्टर साइमा and Dr. Vasant Kalatkar. There have been two backbones for this conference. One of them is Dr. Vasant Kalatkar. This event has been possible because of his constant support and guidance. Thank you, sir. The childhood absence. Okay. So the drug of choice, Dr. Sarabhai sir. Nowadays the first drug of choice is देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरत का निज़ाम है कि जब भी बच्चा पैदा होता है उससे पहले उसके लिए दूध माँ के जिस्म में पैदा होता है। तो इसमें हम एक मैकेनिज़्म जो होता है, जो नॉर्मल फीडिंग है, वो फीडिंग जो है वो माँ के जिस्म से जो दूध निकलता है उसमें हर किस्म की प्रोटेक्शन होती है एक बच्चे के लिए। अब आप इस दूध को रिप्लेस कर रहे हैं उस दूध से जिसमें बहुत से जानवरों का दूध है, जिसका सोर्स पता नहीं, और ये दूध जब बच्चे के जिस्म में जाता है तो उस दूध से काफ़ी सारी तकलीफ़ें इस बच्चे को सहनी पड़ती हैं। उसमें पहली जो तकलीफ़ है वो ये बच्चे का जो अपनी कुव्वत होती है, इम्यूनिटी होती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। तो उसकी वजह से बच्चे में इन्फेक्शंस होने लगते हैं। ये इन्फेक्शन छाती के इन्फेक्शंस होते हैं, अंतड़ियों के इन्फेक्शंस होते हैं और कई और इन्फेक्शन। उसके अलावा जो दूध माँ का होता है उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे का दिमाग, न्यूरल डेवलपमेंट अच्छी तरह से वो कुव्वत होती है। और जो बच्चे आर्टिफिशियल फीड, ये देखा गया है कि उनमें एग्रेसिव बिहेवियर, जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं, उसमें वो इंक्रीज़ होता है, उसकी इंसिडेंस। तो इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो गए, बच्चे का कुव्वत निज़ाम इफ़ेक्ट हो गया, उसकी डेवलपमेंट, दिमागी तौर पे डेवलपमेंट कम होगी। ये चीज़ें जब होते हैं, आप इस बच्चे को एक फ्यूचर जो एक एडल्ट है उसको कैसे देखेंगे? उसमें ज़्यादातर ये देखा गया कि जो ये आर्टिफिशियल फीड लेते हैं, बाकी इन एज एडल्ट्स हाइपरटेंशन, डायबिटीज और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वो ज़्यादा इंसिडेंस में पाए जाते हैं। तो इसमें एक माँ को, एक बाप को और पूरी सोसाइटी को ये देखना है कि हमें इस दूध से क्या एडवांटेज है और जो आर्टिफिशियल दूध है उसमें कितनी खराबियां हैं। अब सिर्फ दूध देने का तरीका, जो दूध देने का तरीका है उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि
हर एक को वो इनिशिएशन ऑफ जो फीड होती है उसमें डिफ़िकल्टी होती है, उसमें काफ़ी इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी ये पता नहीं कि हम दूध देने का तरीका कैसे अपनाएं। अगर वो अर्ली इंटरवेंशन जिसमें हम लैक्टेशन मैनेजमेंट करते हैं, अगर वो इंटरवेंशन आ गई तो उस हिसाब से हर एक माँ को ये डिफ़िकल्टी जो पहले फीडिंग डिफ़िकल्टी वो भी ओवरकम कर सकते हैं वो डिफ़िकल्टीज। और जो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स हम काफ़ी ऊपर कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, और उससे आपकी दवाइयाँ कम होगी, आपकी इन्फेक्शंस कम होगी, आपकी स्कूल की जो एब्सेंटीज़ हैं वो कम होंगी। तो इतने फ़ायदे जब इस दूध में हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हम क्यों अपने बच्चों को आर्टिफिशियल फीड पे रखें या उनको दे दें। जब मैं आपके साथ बात करता हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आप मुझे पूछते हैं, मैं अब वापस जवाब देता हूँ। जब हम एक मोबाइल देखते हैं, ये वन वे प्रोसेस होती है। जो भी मोबाइल में आप देखते हैं वो इंटर अपने दिमाग में होता है और बच्चा सोचना कम बंद कर देता है। तो थिंकिंग एबिलिटी जो है वो काफ़ी इफेक्ट होती है, उनकी आंखें इफेक्ट होती हैं, उनका दिमाग इफेक्ट होता है। और ये वन वे थिंकिंग जो है पर्टिकुलरली जब हम मोबाइल एग्रेसिव और बाकी चीज़ें उसमें देखते हैं, उससे बच्चे पे काफ़ी गलत और बुरा असर पड़ता है। उससे अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि एक इंटरेक्शन, कोई टाइम अपना मोबाइल अपने जेब में रखे, एक इंतजाम करें, 2 या 3 घंटे अपने बच्चों को दे दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ इंटरेक्ट करें। उससे ये जो मोबाइल यूज हो, जब अपने वालिदैन बंद करेंगे उस वक्त जब उनके पास बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी यूज नहीं करेंगे। सर उससे क्या, जब हम ये मोबाइल देखते हैं बच्चे की नज़र जो है वो बिल्कुल एक स्टैटिक नज़र रहती है। तो आंखों में प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्दन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसके अलावा जहनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जहनी दबाव इन बच्चों में ज़्यादा आता है, थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाती है। तो वो स्टीरियोटाइप जो मोबाइल पे देखते हैं वही थिंकिंग, वो दिमाग में उनकी सोच नहीं होती, जो इंटरेक्टिव एक तरीका होता है उससे बच्चे के दिमाग में ग्रोथ या एक डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू होती है। और मोबाइल से वो प्रोसेस बिल्कुल ही ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाती है। मोबाइल का यूज़ रिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली पहले जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, पहले 5-6 साल जो होते हैं वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम इंटरेक्शन उनके साथ करें उससे मोबाइल का यूज़ कम होगा, ये बीमारियां कम होगी, उनकी दिमागी स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन। आपका ये कहना है